हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग कल जहाँ हमने छोड़ा था जैसे ट्रेड बैलेंस के टॉपिक को उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके आगे बढ़ने से पहले कल का जो हम लोग कुछ पॉइंट्स जो पढ़े थे उसको रिवीजन करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है। तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है? तो ट्रेड बैलेंस बेसिकली होता है कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस होता है ना, वही ट्रेड बैलेंस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट दो तरह से होता है, एक होता है करेंट अकाउंट से और एक होता है कैपिटल अकाउंट से। ठीक है। एक होता है करेंट अकाउंट से, एक होता है कैपिटल अकाउंट से। करेंट अकाउंट से जो पेमेंट्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो होता है आपका गुड्स के लिए, गुड्स सर्विस एंड गिफ्ट एंड एड के लिए होता है। ठीक है। बट अगर कैपिटल अकाउंट से देखें तो इसका लोन और इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल अकाउंट से बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है। इसके आगे हमने पढ़ा था कि एफडीआई क्या होता है। तो इसके आगे हमने पढ़ा था कि एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। ठीक है। और एफआईआई क्या होता है। ठीक है। तो एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन इंडियन कंपनी में 10% से अधिक की भागीदारी लेती है ना, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। एफपीआई बोलते हैं अगर 10% कम की भागीदारी हुई किसी फॉरेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का इंडियन कंपनी में, तो उसको बोलते हैं एफडीआई। और ये दोनों के मतलब कम्बिनेशन को एफआईआई कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि आरबीआई, ठीक है, कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई की स्थापना। ठीक है। आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो 1934 में हिल्टन यंग कमेटी जो थी, 1934 में हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। आरबीआई के जो आरबीआई को केंद्रीय बैंक का दर्जा किसने किया था? तो हिल्टन यंग ने ही इसको, आरबीआई को, हिल्टन आयोग ने ही, हिल्टन यंग कमीशन ने ही आरबीआई को नेशनल बैंक का मतलब सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया था। इसके जो पहले अध्यक्ष उनका नाम था ओशबर्ग स्मिथ जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे। और पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम था सीडी देशमुख साहब, सीडी देशमुख। ठीक है। और करेंटली कौन है? तो शक्तिकांत दास सर है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट की उसके बाद इस बैंक का 1 जनवरी 1949 को इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब 49 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है। आरबीआई के 4 मुख्यालय हैं। ठीक है। इसका मेन ऑफिस जो है मुंबई में है और 4 जो है रीजनल ऑफिस जो है वो आपका चेन्नई में है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। ये 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं। ओके। और इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। अगर विदेश में देखा जाए तो फॉरेन में इसका हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है। ठीक है, लंदन में है। अब देखिए एक चीज़ इसके साथ नहीं होता कि जो जम्मू कश्मीर है ना, ये हर एक राज्य के फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखती है। ठीक है। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो ट्रांजेक्शन होता है ना, लेन देन जो भी होता है, उसको एसबीआई देखती है। ठीक है। आरबीआई उसको जम्मू कश्मीर का नहीं देखती है। ओके। उसके बाद आरबीआई का जितना भी मतलब वर्क होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक कंप्लीट हो जाता है पूरा। ठीक है। आरबीआई के कार्यों का मतलब आरबीआई का जो वर्किंग कमेटी में टोटल 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें आपका 1 गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 रीजनल बैंक के गवर्नर, रीजनल ब्रांच के गवर्नर, 2 फिनांस मिनिस्ट्री के जो अधिकारी होते हैं वो, और 10 और शास्त्र के बहुत ही अच्छे जानकार। तो ये सारे जो लोग होते हैं टोटल 21 मेंबर्स, ये जो होते हैं वो आरबीआई के बोर्ड मेंबर्स कमेटी के मेंबर होते हैं। ओके। इसके बाद आरबीआई
का वर्क क्या है वो हमने देखा था कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बैंकर के रूप में काम करता है। ये भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है इंटरनेशनल स्टेज पे। ये फिनंशियल रिपोर्ट्स जो होते हैं ना, आंकड़े जो होता है उसको जारी करता है। ये बैंकों पे कंट्रोल करता है, उसके ब्रांच पे नियंत्रण करता है, नोटों पे भी कंट्रोल ये करता है। उसके बाद हमने देखा था कि साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। क्रेडिट कंट्रोल होता है कि बाज़ार को मतलब मार्केट्स में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए ना, बाज़ार मतलब मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना क्रेडिट कंट्रोल कहलाता है। क्रेडिट कंट्रोल जो है वो बाज़ार में लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, उसी को हम लोग क्रेडिट कंट्रोल बोलते हैं। ये 4-5 तरीके से होता है। जैसे एमएसएफ हमने देखा था कि एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो होता है जब आरबीआई बैंकों को एक दिन के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है ना, उसको हम लोग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, जब आरबीआई बैंकों को 14 दिन से अधिक के लिए यानी मोर देन 14 डेज़ के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है उसको बैंक रेट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो रिवर्स रेपो रेट वो होता है जब बैंक जो अपना एक्स्ट्रा जो मनी होता है ना वो आरबीआई के पास रखते हैं, और आरबीआई जो ब्याज देती है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है उस पैसे पे, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट होता है जब आरबीआई बैंकों को जो 2 से लेकर या 14 दिन के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। और कैश रिजर्व रेशियो वो होता है जैसे नगद जितना भी जमा हुआ बैंक में ना, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास डिपॉजिट करना रहता है, जिस पे आरबीआई कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती है, उसको बोलते हैं हम लोग सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो। तो ये हमने कल देखा था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा स्टार्टिंग होगा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। एसएलआर होता क्या है, एसएलआर होता है ना एसएलआर होता क्या है। ठीक है। तो एसएलआर बेसिकली होता क्या है कि बैंकों जितने भी बैंक हैं वो अपने कुल जमा का 18% मतलब टोटल डिपॉजिट का 18% पैसा जो रहता है ना वो अपने पास रखती है। मतलब टोटल डिपॉजिट का 18% पैसा जब बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, जिसको हम लोग एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। बैंक जो है कुल जमा का, मान लो उसके पास 1 लाख रुपए जमा हुआ, तो 1 लाख का 18% पैसा वो अपने पास रखता है, जिसको हम लोग कहते हैं एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। उसके बाद आता है पीएलआर। उसके बाद आता है पीएलआर। ये पीएलआर क्या होता है, इसको बोलता है प्राइमरी लेंडिंग रेट। प्राइमरी लेंडिंग रेट वो रेट होता है ना जिस पे बैंक जो है ना ग्राहकों को, मतलब ये कहलाता है ना जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक जो है ना कस्टमर को इंटरेस्ट मतलब लोन देती है, ब्याज देती है। ये मतलब प्राइमरी लेंडिंग रेट क्या होता है कि जिस रेट पर बैंक जो है ना कस्टमर को ब्याज देती है वो प्राइमरी लेंडिंग रेट कहता है। ठीक है। उसको हम लोग प्राइमरी लेंडिंग रेट यानी पीएलआर कहते हैं। उसके बाद आता है बेस रेट। बेस रेट क्या होता है, तो बेस रेट, इसके बाद हम लोग बेस रेट क्या होता है, तो बेस रेट होता है ना जब बैंक अपने कुछ सेलेक्टेड कस्टमर को न्यूनतम ब्याज मतलब मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है ना, उसको हम लोग बेस रेट कहते हैं। ठीक है। वो जितना कम, मतलब कुछ सेलेक्टेड कस्टमर होते हैं बैंक के जिनको वो बैंक जो है ना एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है, उस रेट को हम लोग बोलते हैं बेस रेट। ठीक है। बेस रेट। अब आता है अगला जो होता है ये हो गया आपका मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके रूल्स हो गए, वो किस मेथड के तहत पैसे दिए जाते हैं लिए जाते हैं, तो ये हो गया। अब आते हैं कुछ अब फिर इससे आगे पढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी का मतलब होता क्या है। लिक्विडिटी का मतलब होता है ना तरलता।
मतलब लिक्विडिटी यह मतलब अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी के लिए सबसे खतरनाक होता है। ये बढ़ेगा ना, इसका मतलब इकोनॉमी का मतलब बहुत ही तेज़ी से, इस सिंपल वर्ड में समझे तो जो लिक्विडिटी होता है ना वो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। ठीक है, अब लिक्विडिटी कहाँ किसको जाता है, तो लिक्विडिटी जो होता है ना, कैश मनी जो होता है ना, कैश मनी को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। कैश मनी को हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो कैश मनी होता है ना उसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, उसको तरलता कहते हैं, यानी नगद पैसा को तरलता कहा जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। इसके बाद जो अगला टर्म आता है ना वो होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन होता क्या है, ये इन्फ्लेशन कब होता है ना, जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगा ना, जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, यानी जब लिक्विडिटी बढ़ जाएगा ना तब इन्फ्लेशन होता है, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर होगा जिसके कारण महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जो रेपो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है वो, और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आपको रेपो रेट, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विडिटी का। कहने का मतलब है रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये अगर लिक्विडिटी बढ़ेगा ना तो ये घट जाएगा। ठीक है, अगर लिक्विडिटी घटेगा ना तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है नीर, NEER। इसका मतलब नीर का होता है नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नॉर्मलाइज्ड इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, नीर कहा जाता है। अब नीर का मतलब निर्धारण कौन करता है, इसका स्टैंडर्ड को सेट कौन करता है, तो IMF इसका स्टैंडर्ड को सेट करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, अब नीर के द्वारा होता क्या है, तो नीर के द्वारा बेसिकली ना दो मुद्राओं की को कंपेयर किया जाता है, दो मुद्राओं का कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि नीर के अकॉर्डिंग जो है डॉलर जो है नीर के मुताबिक डॉलर का भारतीय रुपए के कंपैरिजन में जो $1 का वैल्यू है वो 75 रुपये है। मीन्स कि अगर नीर के अनुसार नॉर्मलाइज इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के अनुसार जो डॉलर है ना, $1 की वैल्यू जो है ना इंडियन रुपये में 75 है भारतीय रुपए के अनुसार। तो ये जो है ना यही काम को जो होता है ना वो नीर करता है, और नीर का निर्धारण कौन करता है, तो IMF करता है। ओके, नीर का जो संबंध है वो किसी बैंकिंग से, इसका रिलेशन किसी बैंकिंग से नहीं है। ओके, इसका सिर्फ कंपैरिजन होता है, दो मुद्राओं का कंपैरिजन होता है उसके वैल्यू का। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है ओपन मार्केट पॉलिसी। ओपन मार्केट पॉलिसी क्या होता है, ओपन मार्केट पॉलिसी मतलब जो खरीद बिक्री होता है ना ओपन मार्केट में, वो खुले बाजार की नीति उसको कहते हैं। ठीक है, ये जो ओपन मार्केट पॉलिसी है ना ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे आपका बॉन्ड पेपर हो गया, LIC, ये सब रखते हैं, ये ओपन मार्केट पॉलिसी के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ये ओपन मार्केट पॉलिसी में आता है। ठीक है, अब देखिए जब मॉनेटरी पॉलिसी, अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो तो मैंने बताया क्या होता है। अब काला धन जो ब्लैक मनी होता है ना, अगर वो ज़्यादा बढ़ गया ना, अगर मान लीजिए ब्लैक मनी ज़्यादा हो गया, तो ब्लैक मनी ज़्यादा होने के कारण जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है,
इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए मतलब इसीलिए ब्लैक मनी को जो हम लोग ना पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग ब्लैक मनी को पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। तो बेसिकली खुले बाज़ार की नीति जो जो खरीद बिक्री हम खुले बाज़ार में करते हैं ना, वो तुम्हारा ओपन मार्केट पॉलिसी कहलाता है। ओके, जैसे बॉन्ड पेपर हो गया, LIC हम लोग रखते हैं, तो ये ओपन मार्केट पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। ओके, उसके बाद आता है नोटों का जो निर्गमन होता है। जैसे कि 1 रुपये के नोट पे आपने देखा है कि वित्त सचिव का हस्ताक्षर होते हैं, जबकि उसके ऊपर के नोट में RBI के जारी करती है, ठीक है। तो नोटों का अलग अलग निर्गमन होता है। और जो करेंटली RBI जो है ना, नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व जो कोष प्रणाली है, न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती है, ठीक है। इसके तहत न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के तहत क्या होता है कि इसके तहत RBI 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं, ठीक है। इसमें से 115 करोड़ मूल्य भारतीय रुपये होता है सोना, जबकि शेष 85 करोड़ विदेशी मुद्रा रखनी पड़ती है न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के तहत। ओके, भारत में इसके बाद आता है कि भारत में जो प्रेस है वो 4 प्रेस है, नोट छापने वाले जो होते हैं उसको प्रेस। तो एक है देवास, जिसमें देवास तथा नासिक के प्रेस केंद्र हैं। अब देखो देवास और जो नासिक का है ना, मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि वर्तमान में RBI किस पॉलिसी को, तो ये न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली को अपनाती है। इसके तहत उसको RBI को 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें 115 करोड़ रुपए जो होते हैं ना, वो इंडियन मनी होते हैं, इंडियन मनी। और इसमें 85 करोड़ रुपए जो होते हैं ना, 115 रुपये या सोना होता है, और 85 करोड़ जो होते हैं ना, ये फॉरेन करेंसी होते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी। अब देखो भारत में नोट छापने का 4 प्रेस है, भारत में नोट छापने का 4 प्रेस है। एक है देवास और नासिक, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है। देवास और नासिक जो नोट छापने का जो केंद्र है, वो मतलब नोट छापने का जो प्रेस है वो किसके अंदर आता है, तो केंद्र सरकार के अधीन आता है। जबकि हैदराबाद और शाहबादी के प्रेस RBI के अधीन आता है। देवास प्रिंटिंग प्रेस जो है वो MP में पड़ता है। इसमें 20, 50, 100, 500 के नोट छपते हैं। नासिक प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इसमें 100, 50, 10, 500 या 2000 के नोट छपते हैं। ओके, उसके बाद एक टकसाल है, टकसाल जो जिसमें सिक्का मतलब सिक्का बनाने वाली मशीन है, टकसाल। मिंट, जिसको मिंट टकसाल में है, जो कि सिक्का बनाने वाली मशीन को। अब देखो मिंट टकसाल कहते किसे हैं, तो टकसाल कहते हैं जो सिक्का बनाने वाली मशीन होती है उसे टकसाल कहते हैं। भारत में टोटल 5 टकसाल है, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक जो होता है इकोनॉमिक्स का, ट्रेड बैलेंस और मनी बैंकिंग से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके आगे उसके बाद 1-2 चीज़ और है। जैसे एक होता है ना, एक जो टर्म होता है ना रिसेशन, मैं बता देता हूँ इस दोनों टर्म, रिसेशन और एक होता है स्टैगफ्लेशन। इन दोनों का मतलब क्या होता है? स्टैगफ्लेशन, रिसेशन होता है ना, रिसेशन होता है ना, वो रिसेशन पीरियड वो होता है ना कि जब जो लिक्विडिटी होता है ना वो बहुत ज़्यादा घट जाता है, जिस कारण जो मार्केट होता है ना काफ़ी अफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर ये जो है ना अधिक देर तक मंडी, अगर अधिक देर तक रिसेशन रहेगा ना तो क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था पे एक नकारात्मक मतलब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो रिसेशन का मतलब रिसेशन कब होता है, जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा घट जाए, ठीक है। जिस कारण से लिक्विडिटी घटने से क्या होगा, मार्केट अफेक्ट होगा। और अगर ज़्यादा देर तक लिक्विडिटी मतलब कम रहे, घटा हुआ रहेगा ना,
घटा रहेगा तो वो निगेटिव इम्पैक्ट देता है आपके इकोनॉमी पे। तो रिसेशन का मतलब ये होता है। रिसेशन में सिंपली समझो कि लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा घट जाती है, जिस कारण मार्केट प्रभावित होता है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब मंदी, मतलब जब रिसेशन और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ हो जाए, मतलब रिसेशन भी हो जाए और इन्फ्लेशन भी हो जाए, उसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इस स्थिति मतलब इस सिचुएशन में पहले क्या किया जाता है? रिसेशन को ठीक किया जाता है। ठीक करने के लिए तरलता को बढ़ाना चाहिए और उसका मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को ठीक करना चाहिए। तो ये दो टर्म होता है। रिसेशन क्या होता है? जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा घट जाता है मार्केट, जिसके कारण मार्केट अफेक्ट होता है। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन दोनों एक साथ हो जाए, मतलब रिसेशन और इन्फ्लेशन एक साथ हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। सो आज का ये जो हमारा टॉपिक था ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ये ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।